हाय एवरीवन, मैं आपका अपना दीपक भैया एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं बीएस शिक्षा केंद्र में। बच्चों, आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्लास 9 का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारा, सबसे मजेदार चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेटा बिलीव मी, आज के बाद अगर इस चैप्टर में कोई समस्या हो जाए तो कॉन्टैक्ट मी। आज के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम बना नहीं पाओगे। ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 मिनट लगाएंगे, पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे और बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। लेक्चर में शानदार तरीके से मजा आएगा। तो एक काम करो, घर का कोई कोना पकड़ लो, कान में लीड ठोक लो, कमर में बेल्ट कस लो और चालू हो जाओ अपने भैया के साथ खत्म करने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बच्चों की बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रही थी कि भैया प्लीज क्लास 9 का भी हमें लेक्चर दीजिए। तो मैंने कहा चलो शुरू करते हैं और आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ही शुरू करते हैं तुम्हारी क्लास। आ जाओ, शुरू करें। ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, नहीं तो बोलोगे भैया हमारा टाइम खराब कर दिया। आ जाओ भैया, मजा आएगा, बोर नहीं होने दूंगा तेरे को बिल्कुल भी। देख तो देख होता क्या, सबसे पहली थ्योरी आती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देख लो भैया, पहले डाल्टन भैया है कौन, ही है हमारे डाल्टन भैया। अब डाल्टन भाई ने ये बोला, अरे एक बात बता, अरे हमारे पास एक घर है, अरे घर किससे बनता है? अरे घर बनता है रे ईंटों से। ईंट किससे बनती है? ईंट बनती है भैया रेत से। अच्छा भैया, रेत किससे बनती होगी? अरे भैया रेत बनती होगी दुनिया की सबसे छोटी यूनिट जिसको बोलते हैं एटम। तो क्या समझ में आया? अरे ये किसने बताया था रे? ये बताया था हमारे डाल्टन ने। तो डाल्टन भैया ने बोला कि दुनिया में जितना भी मैटर है वो सारा का सारा मैटर दुनिया की सबसे छोटी चीज यूनिट से मिलकर बनता है जिसको बोलते हैं एटम। एक बात बता, क्या घर को तोड़ सकते हैं? हाँ भैया तोड़ सकते हैं। क्या ईंट को तोड़ सकते हैं? हाँ भैया, मैंने खोपड़ी मार के किसी की ईंट को 2 टुकड़े कर दिया था। हाँ भैया, ईंट को भी तोड़ सकते हैं। क्या भैया रेत मार सकते हैं? रेत को तोड़ सकते हैं। हाँ भैया, किसी की आंख में रेत मार दिया हमने तो आंख उसकी खराब हो गई, तो भैया हमें पता चल गया हाँ भैया रेत को भी तोड़ सकते हैं। क्या भैया एटम को तोड़ सकते हैं? नहीं भैया, एटम को ब्रेक नहीं कर सकते। पॉइंट समझ में आया नहीं आया? आ जाओ भैया आगे बढ़ते हैं। तो ये किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था कि दुनिया की सबसे छोटी यूनिट क्या है? हमारे पास एटम है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, हमारे पास एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है जे जे थॉमसन। अब जे जे थॉमसन क्या बोल रहे थे, भाई ये ना शांत बैठने वाले लोग हैं नहीं है यार, इन्होंने ना हमारा काम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब क्या हुआ, वो बेचारे हमें एटम पढ़ा के चले गए। अब जे जे आए, जे जे बोलते अच्छा आपने हमें एटम बताया ना, रुक जाओ भैया हम एटम के अंदर की चीजें बताएंगे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट का केवल नाम याद रखना, उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने पता लगाया, जो मैंने थोड़ी देर पहले एटम दिखाया था ना, उसके अंदर एक छोटा सा पार्टिकल बैठा हुआ है और उस पार्टिकल को नाम दिया इन्होंने इलेक्ट्रॉन। तो बेटा अच्छा याद रखना कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने करी है? अरे जे जे चाचा ने करी है। तो ये बात याद रहेगी नहीं रहेगी? दूसरा भैया इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबल क्या होगा? तो भैया ई लगा के उसके ऊपर माइनस लगा दो इलेक्ट्रॉन का। भैया इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा? नेगेटिवली चार्ज रहेगा। भैया ये घूमता कहां है? तो बेटा ये घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड। अभी न्यूक्लियस क्या टेंशन नहीं लेनी, देखो ये ऐसे गोल गोल घूमता है, दिख रहा है नहीं घूम रहा है? तो ये इलेक्ट्रॉन है, यहां गोल गोल घूम रहा है। अगला देखो, अरे भैया इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना होता है? तो इसके ऊपर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। याद रख सकते हो तो रख लेना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, अभी कोई फायदा नहीं है। तो मैंने 2 चीजें बताई। पहला क्या बताया, डाल्टन ने बताया एटम के बारे में, जे जे थॉमसन ने बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है माइनस और वो कहां घूम रहा है? ऐसे कहीं पे गोल गोल हमारे पास घूम रहा है। कहानी खत्म। आगे चले। अब आगे देखो भैया, शक्ल देख लो इस आदमी की। आगे देखो तो अगला क्या है हमारे पास, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। भैया ये देखो भैया, इतना मत पड़ा है भैया, भैया मेरी हाथ में खिंच गई भैया, कहां से आ रहा है भैया? देखो भैया क्या कर भैया, पढ़ा रहा बड़े भैया। देखो तो अगला क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो अगला क्या आया, एक भैया एक आदमी फिर से निकल के आ गए। भैया क्या चल रहा है भैया, पहले तो हमें इतना इतना बोलते थे। तो देखो इस आदमी को देख लो और इस आदमी का नाम है बेटा, इस आदमी का नाम है ई गोल्डस्टीन। तो इस ई गोल्डस्टीन ने क्या करा, तुम्हारी जिंदगी में एक और पार्टिकल का जन्म कर दिया। तो देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला जे जे थॉमसन ने, अच्छा जी आपने इलेक्ट्रॉन बताया, सबर कर हम एक और नई चीज ढूंढेंगे। तो इन्होंने ढूंढा पहली बार एक पार्टिकल जिसको नाम दिया प्रोटॉन। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है और एक पार्टिकल प्रोटॉन भी है। चलो भैया, तो देखो भैया इन्होंने क्या बोला, प्रोटॉन जो है वो कहां पे है? एक चीज है न्यूक्लियस, वहां न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है। दूसरा, प्रोटॉन के लिए सिंबल क्या लिखेंगे? पी के ऊपर प्लस चार्ज लिखेंगे। भैया प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या था? -1.6, यहां कितना है? +1.6, बस इतना फर्क है। प्रोटॉन का जो मास है वो 1.6 × 10⁻⁻27 kg होता है। याद रख सकते हो तो याद रखना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने
किसने करी है भाई? इस आदमी का चेहरा देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से। हाँ तो देखो इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, दिख रहा है इसमें, इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है। प्रोटॉन कहां बैठा हुआ है? प्रोटॉन यहां सेंटर में बैठा हुआ है। ये चीज ध्यान रखना। इस पॉइंट को न्यूक्लियस नाम देते हैं। खोपड़ी में बिठा लो, आगे चलो, आगे चलो। एक और पार्टिकल आ गया भैया, अब मेरी आत्मा मेरा शरीर छोड़ गई। तो वो कही क्या है रे? उसका नाम है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी भाई? एक स्मार्ट सा आदमी था जिसका नाम था जेम्स चैडविक। तो याद रखना, थर्ड पार्टिकल की डिस्कवरी हुई जिसका नाम था न्यूट्रॉन। किसने करा? जेम्स चैडविक ने करा। इन्होंने बोला कि भैया न्यूट्रॉन जो है वो एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है और ये कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। भैया इसको लिखेंगे कैसे? अरे न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज, खत्म। अरे भैया न्यूट्रॉन का वजन भी है क्या? हाँ भाई, इस पे चार्ज नहीं है लेकिन इसका वजन जरूर है, इसका वेट जरूर होता है। तो इसका वेट कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ध्यान सुनना, दिमाग लगा, जल्दी बता बेटा, जल्दी बता। इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है। अरे प्रोटॉन कहां है? प्रोटॉन कहां है? प्रोटॉन सेंटर में है। अरे न्यूट्रॉन कहां है? अरे न्यूट्रॉन भी सेंटर में है और बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन। अरे गया खोपड़ी में डेल्टन एटम बता के चला गया था भाई, डेल्टन एटम बता के चला गया। बाकी 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने किसी ने इलेक्ट्रॉन बताया, किसी ने प्रोटॉन बताया और किसी ने न्यूट्रॉन बताया। उन्होंने अपनी अपनी लोकेशन बता दी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं भैया, कितना आसान है भैया। देख लो इस सुंदर से आदमी को बेटा, इसी ने तुम्हारा जीवन ऐसे बना दिया यार, तुम्हें इतना सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है। आ जाओ भैया, देखो भैया, तो जल्दी बता इलेक्ट्रॉन कहां है? ये एटम है, दिख रहा है इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, मैंने ग्रीन डॉट से दिखाया, ये रहा इलेक्ट्रॉन। जल्दी बता प्रोटॉन कहां है? देख रेड वाला डॉट, ये रहा प्रोटॉन। देख न्यूट्रॉन कहां है? नीली डॉट वाला, देख ये रहा, सेंटर में है कि नहीं है? आ भैया आगे बढ़, चल देखो भाई आगे देखो। अब क्या हुआ, हमारे पास तीनों पार्टिकल आ गए, हमारे पास एटम भी आ गया, हमारे पास प्रोटॉन भी आ गया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी आ गया और हमारे पास न्यूट्रॉन भी आ गया। अब सवाल ये है कि भैया एटम दिखाई कैसा देता है? जो मैंने बेटा थोड़ी देर पहले बताया ना, वो बहुत बात की कहानी समझा दी है कि एटम ऐसा दिखाई देता है, लेकिन अभी बस डिस्कवरी हुई है 3 पार्टिकल की, हमें ये नहीं पता है एटम दिखता कैसा। अच्छा भैया अब हम उसको ढूंढ ले क्या? हाँ भैया अब हम ढूंढेंगे। तो एक साइंटिस्ट दोबारा निकल कर आए, दोबारा से वही साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम क्या था? जे थॉमसन। अब जे थॉमसन ने बोला कि एटम कैसा दिखता होगा? एटम दिखता है तरबूज जैसा। है तरबूज जैसा दिख रहा है, ये क्या बात हुई भैया? आओ समझो। तो इन्होंने बोला कि जो हमारे पास जे थॉमसन है, एटम कैसा दिखता है? तरबूज जैसा। इन्होंने बोला कि आपने अभी पॉजिटिव चार्ज पढ़ा है, क्या पढ़ा था? प्रोटॉन। जल्दी बता, आपने नेगेटिव चार्ज पढ़ा है, क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रॉन। इन्होंने बोला कि तरबूज में जो लाल रंग है ना, पूरा लाल रंग, वो तो है पॉजिटिव चार्ज और ये जो काले काले बीज लगे हुए हैं ना, ये है नेगेटिव चार्ज। बोल बात समझ में आई? भैया कुछ गड़बड़ नहीं है? अरे भाई बहुत बड़ी गड़बड़ है। अरे न्यूट्रॉन कहां है? तो इन्होंने न्यूट्रॉन तो बताया ही नहीं, इन्होंने बस बोला तरबूज है, तरबूज में जो लाल वाला हिस्सा है वो है सारा पॉजिटिव चार्ज और जो डॉट 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 बीज लगे हुए वो है नेगेटिव चार्ज। शाबाश, आ जाओ भैया आगे चलते हैं। तो देखो इन्होंने क्या बोला, एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है, वो उसके अंदर धसे हुए हैं, जैसे उसके अंदर बीज धसे हुए होते हैं। आगे बोलो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पूरा का पूरा कैसा है? बराबर है और पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। समझना, मान लो कि यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज है +5 और नेगेटिव चार्ज है -5, तो जल्दी बता +5 -5 दोनों मिलके क्या हो गया? अरे 0 हो गया। तो पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो यहां पे न्यूट्रॉन की कोई बात नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं भैया, की पॉइंट देखो भैया, की पॉइंट देखो भैया। एटम इज अ स्फीयर। हाँ भैया समझ में आ गया, स्फीयर है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके अंदर धसे हुए होते हैं। हाँ भैया समझ में आ गया। टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल। हाँ भैया, ओ भैया खोपड़ी में घुस रहा है भैया, आ रहा है समझ में भैया। नोन एज अ थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। भैया आ गया भैया, आ गया भैया। अब मैं चैन की सांस लूंगा भैया, अब मैं क्लास में हवा बनाऊंगा भैया। अब देखो भैया कि क्या होने वाला है। तो देखो मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने बोला जो प्लम पुडिंग है ना, प्लम पुडिंग का मतलब होता है केक, क्रिसमस केक। तो उन्होंने बोला जो क्रिसमस केक है, क्रिसमस केक में जो पूरा व्हाइट वाला पार्ट है वो है पॉजिटिव, और ये आपको चेरीज सी दिख रही हैं जिनको हम मस्त मजा लेके खाते हैं, इनको बोला नेगेटिव चार्ज। रे क्या था यार, इतना आसान सा था ये जे थॉमसन। अब क्या हुआ, जे थॉमसन ने इस बात के लिए मिला नोबेल प्राइज। अब भाई तुम्हें पता ही है, जब कोई आदमी ऐसा कोई बढ़िया शानदार काम करेगा तो उसकी टांग खींचने वाले आएंगे। तो अगले साइंटिस्ट का जन्म होने वाला है जिनको बोलेंगे हम रदरफोर्ड। तो ध्यान सुनना, अब क्या हुआ, ये जे थॉमसन है, जे थॉमसन ने क्या करा, सभी पूरे एटम वैटम की रिसर्च कर दी। अब ऐसे जा रहे हैं जे थॉमसन, हाँ जे थॉमसन ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं एकदम चौड़ में, पीछे से आवाज लगा रहे हैं, ए रदरफोर्ड भैया आवाज लगा, ए जे ऐसे कौन है बे, कौन है बे,
मुझे बुला रहा है क्या कोई? हाँ भाई, कौन बुला रहा है मेरे को? तो ऐसे आवाज का ऐसे रिएक्ट कर रहा है। अब रदरफोर्ड ऐसा क्यों कर रहे हैं? रदरफोर्ड को पता था, इन्होंने क्या नहीं बताया, न्यूट्रॉन नहीं बताया, इलॉजिकल सा क्या एटम का मॉडल बना के दे दिया। तो रदरफोर्ड इन्हें आवाज लगा रहे और जे है, मैं नहीं जानता तुम्हें कौन हो बे। तो इस बात के लिए अब रदरफोर्ड आया, कह रहे रुक, तेरे को तो मैं रोकता हूं बेटा, आजा। अब रदरफोर्ड ने क्या करा, रदरफोर्ड ने एक नया मॉडल दिया, उसका नाम दिया रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। देखो क्या नाम दिया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब रदरफोर्ड ने क्या करा, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। ध्यान सुनना, इन्होंने क्या करा बेटा, इन्होंने ऐसी एक सर्कुलर डिस्क लगा दी। इस डिस्क के ऊपर एक पेंट लगाया हुआ है, नाम नहीं दिया आपको, आप बड़ी क्लास में सीखेंगे, जिसको बोलते हैं ZNS। अरे भैया तू छोटा हो जाए, इतना बड़ा बड़ा लिखेगा तो बच्चों वैसे ही पागल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगाया हम लोगों ने, यहाँ पे ZNS की कोटिंग लगा दी। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है नन्नी जान, यहाँ पे ZNS की कोटिंग लगी है, जिंक सल्फाइड। ये एक स्क्रीन है, यहाँ पे ZNS पेंट लगा दिया और यहाँ पे बहुत ही पतली सी गोल्ड फॉइल लगा दी। अब जब बहुत ही पतली सी गोल्ड फॉइल लगाई और यहां पे एक लाइट का सोर्स लगा दिया, जिससे एक लाइट निकल रही है, कौन सी, अल्फा रेस। यहां से लाइट रेस निकल रही है और अल्फा रे पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो याद रखना बेटा, जैसे अभी आसपास हमारे व्हाइट कलर की लाइट है तो ये विजिबल लाइट है। आपने देखा माइक्रोवेव, वहां से अलग लाइट निकलती है, सूरज से अलग लाइट निकलती है, तो ये अलग अलग तरह की लाइट रेस होती है। ऐसे ही क्या करा रदरफोर्ड ने, थोड़ा सा दिमाग काम करा, तो दिमाग लगाया तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं हम ना, यहां पे एक लाइट सोर्स लगा लेते, जिससे कौन सी रेस निकलेंगी, अल्फा रे, और अल्फा रे पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। और इन्होंने क्या करा, ये जो पतली सी गोल्ड फॉइल है ना, इस पतली सी गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक कर दिया। अरे एक बात बताओ, मैंने जहां से लेजर लाइट ली और पड़ोस वाली आंटी के घर में मार रहा हूं, क्या वो सीधी जाएगी या तुम्हारे घर में चली जाएगी? अबे सीधी जाएगी ना, जहां निशाना वहीं तो जाएगी बे। आया समझ में? तो देख हुआ क्या, देख हुआ क्या, जैसे इन्होंने अरे हट भाई, जैसे इन्होंने यहां से अल्फा रेस ली और इस गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक कराई, अरे जानी कहां चाहिए थी, सीधी आंटी के घर में जानी चाहिए थी। पता नहीं मेरे दोस्त के घर में कैसे घुस गई, टेढ़ी चली गई है। ये क्या हो रहा है भैया, जानी तो सीधी चाहिए थी, निशाना तो हमने वहीं लगाया था, दोस्त के घर में कैसे घुस गई लाइट रेस। तो आओ इस बात का जवाब समझते हैं। तो ये कोई दिक्कत आई जब हम लोगों ने क्या करा, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट समझा। रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट करा तो ये उन्हें दिक्कत आई, इतनी पतली गोल्ड फॉइल लगाई, जैसे यहां से लाइट रेस डाली, जानी सीधी चाहिए थी, लेकिन वो ओरिजिनल पार्ट से डेविएट हो गई। आगे समझते हैं। तो देखो क्या हुआ, इन्होंने क्या क्या यूज करा, इन्होंने अल्फा पार्टिकल यूज करा, इन्होंने बहुत ही ज्यादा पतली गोल्ड फॉइल ली, कितनी 0.00004 सेंटीमीटर। बेटा इस एक्सपेरिमेंट में फ्लूरोसेंट स्क्रीन लगाई थी। फ्लूरोसेंट स्क्रीन का मतलब जब लाइट रेज उस पे पड़ेंगी तो वो चमकेगी, जिस पे पेंट हो रखा था ZNS का, जिंक सल्फाइड का। ठीक है, तो वहां पे जिंक सल्फाइड लगा हुआ है। अब देखो क्या हुआ, ध्यान समझना, दोबारा बताता हूं। देखो यहां से लाइट रेज आई, ये हम लोगों ने क्या लगा दी, गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल से लाइट रे कैसी जानी चाहिए, सीधी, लेकिन बेटा वो ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो रही है, वो टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, लेकिन कुछ लाइट रे सीधी भी जा रही है। यार तो रदरफोर्ड का दिमाग चकरा रहा है कि यार ये हो कैसे रहा है, मेरे दिमाग में कुछ घुस क्यों नहीं रहा है, चल क्या रहा है एटम के अंदर। चलो भैया अब देखो क्या हुआ। तो जे रदरफोर्ड ने जो ऑब्जर्व करा अपने एक्सपेरिमेंट से, वो क्या ऑब्जर्व करा, उन्होंने ऑब्जर्व करा कि बहुत सारी लाइट रेस तो सीधी चली गई। बहुत सारी लाइट कैसे चली गई, सीधी। तो बहुत सारी लाइट तो बेटा सीधी चली गई। उन्होंने बोला कुछ लाइट रेस स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई हैं, मतलब लाइट रेस जानी ऐसे चाहिए थी, छोटा सा एंगल बना के देख, एंगल बन रहा है, डिफ्लेक्ट हो गई। ध्यान से देख, ये लाइट गई यहां गई, देख स्मॉल एंगल बन रहा है, यहां डिफ्लेक्ट हो गई। थर्ड बोला कि 1 in 20,000, मतलब यहां से उन्होंने 12,000 यहां से 12,000 रेस डाली और 12,000 में से केवल एक रे थी जो टकरा के वापस आ गई। मतलब आंटी ने रिप्लाई दे दिया यस। तो बात समझ में आई, जैसी मैंने यहां से रे डाली टकरा के वापस आ गई। तो ऐसा कैसे हुआ, ये बात समझते हैं। चलो शुरू करते हैं, ठीक है, आओ समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान सुनना, बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि भैया, अरे भैया ये लीड, पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनना, हुआ क्या, जे थॉमसन ने थोड़ा सा आइडिया लगाया, थोड़ा सा दिमाग लगाया। उन्होंने बोला कि यार सेंटर में हमारे पास पड़ा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, पक्का सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है। दिमाग लगाओ, अगर मैंने यहां लाइट से एक पॉजिटिव चार्ज की रे छोड़ी, लाइट गई, क्या होगा, जैसे यहां तक पहुंचेगी, पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और जैसी लाइट यहां जाएगी टकरा के कहां जाएगी, सीधी वापस आ जाएगी। क्या पॉइंट समझ में आया कि वो आंटी का रिप्लाई एकदम से झट से कैसे आ गया, ऐसा आ गया था क्योंकि हम दोनों में क्या हो गई थी, रिपल्शन हो गई थी। क्या पॉइंट समझ में आया। दूसरा, भैया ये सीधी क्यों चली गई, बेटा इसका ना एक फील्ड है, मतलब इसकी एक लिमिट है जहां तक ये अपना रिपल्शन एक्सर्ट कर सकती है। अरे मान लो मैंने यहां चुंबक रख दी या मैग्नेट रख दी, क्या मैग्नेट यहां से 1 किलोमीटर दूर किसी लोहे को खींच लेगी? अरे उसका एक दायरा होता है, नहीं होता है। इसी तरीके से हर चार्ज का अपना एक दायरा होता है जहां तक वो फोर्स एक्सर्ट करता है।
तो देखो ध्यान से हुआ क्या, जैसे ही मैंने यहां से लाइट रेस डाली, यहां पे इसकी फील्ड नहीं आ रही थी, तो हमारी लाइट रेस कैसी निकल गई, एकदम सीधी निकल गई। दूसरा देखो, अब मैंने क्या करा, इसको थोड़ा नजदीक से गुजारी, जैसी थोड़ा नजदीक से गुजारी 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 गुजारी, इसने क्या करा, इस पे रिपल्शन लगा दी, और रिपल्शन लगा दी, लाइट कहां चली गई, टेढ़ी चली गई। क्या पॉइंट समझ में आया कि जो रदरफोर्ड कहना चाहते थे कि बहुत सारी लाइट रेस सीधी, क्योंकि शायद वो न्यूक्लियस से दूर गई होंगी, बहुत सारी लाइट स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई, इसका मतलब वो यहां से आई और धच से नीचे चली गई, और एक लाइट टकरा के कहां चली गई, सीधी वापस चली गई। समझ में आया, खोपड़ी में समझ में आया। तो याद रखना बेटा, और इसी बिहाफ पे उन्होंने दिमाग लगाया और बोला, इसका मतलब तो साफ है कि पूरे एटम में जो हमारे पास सेंटर है, सेंटर में पक्का एक पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, जब भी ऐसा कुछ हुआ होगा। तो इन्होंने क्या करा, फाइनली इस बात को समझाने की कोशिश करी और बोला कि जे रदरफोर्ड ने बोला कि भैया एटम के अंदर मोस्ट ऑफ स्पेस एम्प्टी है, जिससे लाइट कैसी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। दूसरा, भैया सेंटर में बैठा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, जिसको नाम दिया न्यूक्लियस। थर्ड, जैसे जे थॉमसन ने बोला था ना, इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं, अरे इलेक्ट्रॉन फैले नहीं हुए, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ में घूम रहे हैं ऐसे, और सेंटर में बैठा है पॉजिटिव चार्ज पकड़ के, मैं जाने नहीं दूंगा, और ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, आगे पीछे चक्कर लगा रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, जिनको नाम दिया अपन लोग ने ऑर्बिट। इन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियस है उसका जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू एटम। एटम बहुत बड़ा है और न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा छोटा है। तो ये बात इन्होंने बताई। अगला, इन्होंने बोला पूरा एटम का जो मास है वो सेंटर में है कंसंट्रेटेड, पूरा सेंटर में बैठा हुआ है। पॉइंट ध्यान सुनना, पूरे एटम का वजन जो है वो सेंटर में होता है, पूरे एटम का वजन सेंटर में होता है। लास्ट, इन्होंने बोला द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जो है रिपेल कर रहा है, जिससे क्या आई, डिफ्लेक्शन आई। क्या ये पॉइंट समझ में आया? और ये बात किसने समझाई? हमारे एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था रदरफोर्ड। चलो अब क्या हुआ, ड्रॉबैक समझते हैं रदरफोर्ड के, कि भैया ऐसा क्या हो गया कि रदरफोर्ड भी फेल हो गए। हाँ भैया, रदरफोर्ड भी फेल हुए। तो देखो रदरफोर्ड कैसे फेल हो, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक बात बताओ, इन्होंने बोला कि भैया यहां पर ना इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। किसके अराउंड चक्कर लगा रहे हैं? न्यूक्लियस के। जल्दी बता, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? माइनस। सेंटर में चार्ज क्या होता है? प्लस। क्या प्लस माइनस को खींचेगा, इस तरीके से खींचेगा तो होगा क्या, जब ये गोल गोल घूमेगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा, घूमा 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 और कहां चला गया? सेंटर में चला गया। और जैसे सेंटर में गया, पूरा एटम भाम से कोलैप्स हो जाएगा। और जहां एक एटम कोलैप्स हुआ बेटा, पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी, सारे एटम फटते हुए चले जाएंगे, खत्म सृष्टि, पूरी सृष्टि तबाह हो जाएगी फिर तो ऐसे। पर ऐसा तो नहीं हो रहा है, अभी तो सारे एटम स्टेबल हैं। तो इस बात को समझाने के लिए एक अलग साइंटिस्ट आएंगे। समझते जाओ बेटा, साइंटिस्ट है तुम्हारे, तो ध्यान देना। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि भैया पॉजिटिव नेगेटिव को अंदर खींचेगा तो ये तो अंदर लुढ़क जाना चाहिए। फिर ये गोल गोल घूम कैसे रहा है, अभी तो आपने बताया। दूसरा बेटा एक बात बताओ, मान लो ये हमारा एक हीरो है, हम कहीं से इसको हीरो को पकड़ के ले आए, ये किसी को जाल में फंसाना चाहता है, इसने जाल में फंदा बांध लिया और यहाँ पे एक पत्थर बांध लिया, पत्थर को गोल गोल घुमा रहा है, गोल गोल घुमा रहा है, छोड़ा नहीं है, छोड़ा नहीं है, छोड़ा नहीं है, गोल गोल घुमा रहा है, और रस्सी को घुमाना बंद कर दिया। क्या होगा? पत्थर ऐसे गोल गोल घूमेगा, टम से सर पे लग जाएगा। लगेगा नहीं लगेगा? इसका मतलब कोई भी गोल घूमती हुई चीज क्या निकालती है? एनर्जी बाहर निकालती है। और जब एनर्जी बाहर निकलती है तो वो चीज कहां गिर जाती है? वो चीज सेंटर में गिर जाती है। तो भैया इन बात का जवाब हमारे रदरफोर्ड भैया नहीं दे पाए, जिनसे इनका मॉडल भी बेचारा फेल होता हुआ हमें नजर आया। क्या पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया। तो बहुत अच्छी काम करे थे इन्होंने। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, हमें समझ में आ गया। एटम शुड नॉट बी स्टेबल, कि भैया इलेक्ट्रॉन तो गिर जाना चाहिए और एटम तो स्टेबल होना नहीं चाहिए फिर। तो इस बात का जवाब वो नहीं दे पाए। एटम क्यों नहीं स्टेबल होना चाहिए? कोई भी गोल घूमती हुई चीज क्या निकालती है? एनर्जी निकालती है। और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है तो सेंटर में क्यों नहीं आया? अरे जवाब दो ना भैया, आ जाओ भैया, जवाब दूंगा यार, ऐसे कैसे जाने दूंगा। तो अगले साइंटिस्ट आए, ज्यादा नहीं बचा, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट और बस खत्म होने वाला है। अगले साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो देख, उन्होंने बोला रदरफोर्ड मैं तेरे साथ हूं, तेरा एटम का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा तू अभी बच्चा है, तू छोटी मोटी चीजें नहीं बता पाया, वो मैं बता देता हूं, चिंता मत कर, तुझे भी नोबेल प्राइज मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे नोबेल प्राइज को। तो देखो हुआ क्या, तो बोहर एटॉमिक मॉडल आया। बोहर ने ये बोला, बोहर ने बस ये बोल दिया, क्या ये दिख रहा है? इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो फिक्स पाथ में मूव करते हैं, मतलब उनका जो घेरा है वो उसी में घूमेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। दूसरा, ऑर्बिट है फिक्स एनर्जी, इनको नाम दिया उन्होंने ऑर्बिट्स, जिसमें वो गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं उनको नाम दिया ऑर्बिट, और बोला ये जो ऑर्बिट है ना इनकी जो एनर्जी है वो फिक्स है। तीसरा, इलेक्ट्रॉन घूमते हुए एनर्जी नहीं निकालता
हैं? बड़ी क्लास में समझाऊंगा, अभी याद रखना। इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन जब गोल गोल घूमता है ना तो एनर्जी रिलीज नहीं करता, अगर कर देगा तो सेंटर में आ जाएगा। इतनी सी बात बोल दी, इसका एटम सही हो गया। इन्होंने बोला कि जो ऑर्बिट्स है ना, ये जो ऑर्बिट है देखो सेंटर में हो गया है न्यूक्लियस, यहां पहला ये हो गया, ये दूसरी जगह हो गई, ये तीसरी जगह हो गई, ये चौथी जगह हो गई, इनको नाम दिया ऑर्बिट। जो पहला वाला ऑर्बिट है इसको नाम दिया के शेल, अगले वाले को नाम दिया एल शेल, तीसरे वाले को एम शेल, चौथे वाले को एन शेल। के एल एम एन, बात समझ में? ध्यान सुनना, ये हो गया न्यूक्लियस पहला के शेल, अगला एल शेल, तीसरा एम शेल, चौथा एन शेल। तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये किसने बता दिया? ये हमारे बोहर ने बता दिया, और ये बातें समझ में आनी चाहिए। देखो तो इन्होंने क्या बोला, सेंटर में तो हो गया न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं वो इन जगह पे घूम रहे हैं, पहला शेल, दूसरा शेल, इनको ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, शेल भी बोलते हैं, तीसरा शेल और चौथा शेल। अब इन्होंने बोला जो पहला शेल है उसको बोलेंगे के, अगले को बोलेंगे एल, तीसरे को बोलेंगे एम, चौथे को बोलेंगे एन। अब देखो क्या हुआ, क्या ये पहला शेल है तो नंबर ऑफ शेल क्या हो गया 1, एन की वैल्यू हो गई 1। क्या ये दूसरा शेल है, एन की वैल्यू हो गई 2। क्या ये तीसरा शेल है, एन की वैल्यू हो गई 3। क्या ये चौथा शेल है, एन की वैल्यू हो गई 4। आया समझ में? तो के एल एम एन ये हमारे 4 शेल्स हैं जो किसने बताए? हमें बताए बोहर ने। तो ये बात याद रखनी है, जिनमें एन की वैल्यूज क्या है 1 2 3 4। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? ये बात यहां पे लिखी हुई है, दिमाग में बिठा लेना अच्छे से। आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो बोहर एटॉमिक मॉडल क्या कहता है। बोहर एटॉमिक मॉडल सिंपल है, ये बेटा बड़ी क्लास में पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये अभी मत समझो यार, किसी काम का नहीं है, यूजलेस पॉइंट है, तुम्हारे सिलेबस से आउट चला जाएगा। तो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को अभी समझ के कोई फायदा नहीं है, हटाओ इस पॉइंट को, डायरेक्ट चलते हैं। अब क्या है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। भैया आपने हमें ये तो बता दिया कि भैया हमारे पास ये 4 शेल है, पर भैया मेरे खोपड़ी में एक बात आई, क्योंकि मैं अब समझदार हो गया हूं आपकी वीडियो से पढ़ते पढ़ते, मेरे दिमाग में एक बात आई, भैया आपने ये तो बताया ही नहीं कि यहां पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। भैया क्या यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन घूमता है? क्या भैया यहां पे 100 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? भैया यहां क्या 50 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? बेटा समझाता हूं कि यहां पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो हर ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनको निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला दिया जिसका नाम है 2n²। तो देखो कैसे निकालेंगे, जल्दी बता। सिंबल है के एल एम एन, 4 शेल थे कि नहीं थे? जल्दी बता। के फर्स्ट शेल हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, समझ में आया? एन की वैल्यू बता, के लिए क्या लिखेंगे 1 2 3 4। अरे समझ में आया कि नहीं आया? फॉर्मूला चल, फॉर्मूला। अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं, आओ फॉर्मूला लगाते हैं। के की वैल्यू, फॉर्मूला बोलो 2n²। के की वैल्यू फर्स्ट एन के लिए 1 होगा ना, के क्या, चलो इसमें 1 डालो, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 1 जा 2। समझ में आया? यहां देख एल की वैल्यू 2 के लिए निकालना है, 2n² लिखो। एन की वैल्यू कितनी आई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अगले में आए 8 इलेक्ट्रॉन। देखो एम की वैल्यू 3, जल्दी बताओ, यहां पे लिखेंगे 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो अगले में आए 18 इलेक्ट्रॉन। अब यहां लिखो भैया एन की वैल्यू 4, तो 4 4 16, 16 2 32। तो कहने का मतलब भैया क्या के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? अरे दादा, क्या एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन और एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? भैया मैं तो सोच रहा था एक ही घूमता होगा। अरे भैया आज तो मजा आ गया, हमको समझ में आ गया भैया कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। पॉइंट क्लियर है ना? अरे पॉइंट क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। तो ये बात याद रखनी है, इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। और बेटा ये जो हमने निकाला ये है मैक्सिमम एकोमोडेशन, मतलब एक ऑर्बिट के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, खत्म होने वाला है बेटा, खत्म होने वाला है, घबराओ मत। बस देखो आगे जल्दी बोलो। के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, देख दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? एल के अंदर देख 8 इलेक्ट्रॉन, देख एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन, एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन। अब एक समस्या है यार, मेरे पास समस्या ये है कि यार अगर मैंने यहां एम में 18 इलेक्ट्रॉन बिठाए तो यार ये मारपीट करते हैं। मैंने बोला यार आ जाओ तुम बैठ जाओ यार, लेकिन बाद में चला यार गुथबाजी हो गई, एक दूसरे घुसण पुसण पड़ रहे हैं, लात घुसे चल रहे हैं यार। मैंने कहा भाई एक काम करो, मैं बिठाऊंगा ही नहीं, चाहे बेशक मेरे पास 18 की जगह मैं नहीं बिठा रहा, मेरा मन नहीं कर रहा यार, तुम आपस में लड़ जाते हो यार, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो मैंने बोला मैं नहीं बिठाऊंगा 18 इलेक्ट्रॉन, मैं तो कम कर दूंगा यार, है बेशक जगह 18 की। तो मैंने बोला मैं 18 नहीं बिठाऊंगा, कितने बिठाऊंगा 8, और वो भी दूर दूर, मतलब एक यहां बिठाया तो दूसरा यहां बिठाया, तीसरा यहां बिठाया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब क्या इनके लड़ने के चांसेस हैं? तो इनके लड़ने के चांसेस उतने ही कम हो गए जब मैंने इनको दूर दूर बिठा दिया, लेकिन जब पास पास से तो आपस में बहुत मारामारी कर रहे थे। सेम केस इसमें आ गए 32 इलेक्ट्रॉन, बेटा यहां तो चक्कू पक्कू चल रहे हैं, खून खच्चर कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने यहां बोला बेटा 32 तो नहीं बिठाऊंगा, मैंने कहा एक काम करो 18 बैठ जाओ। तो आज से याद रखना, के अंदर कितने बिठाने हैं 2, एल के अंदर कितने बिठाने हैं 8, एम के अंदर कितने बिठाने हैं 8, एन के अंदर कितने बिठाने 18। तो रूल रहेगा 2 8 8 18।
KLMN पर मैक्सिमम कितने आते हैं? 2, 8, 18, 32 पर 32 और 18 नहीं बिठाते। पॉइंट समझ में आया? तो याद रखना इसके अंदर 2 बिठाने हैं, इसके अंदर हमें 8 बिठाने हैं और इसके अंदर भी हमें 8 इलेक्ट्रॉन बिठाने हैं। चलो भैया देखो, अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? बस थोड़ा सा बचा, थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, तुमने बहुत मेहनत करी है, लास्ट बचा है। अब देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल Z। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Z से। ये कहता है कि एटॉमिक नंबर जो बराबर है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों कैसे समझना है बेटा, एटॉमिक नंबर का सीधा सीधा मतलब होता है सीक्वेंस नंबर, कि जैसे तुम्हारे रोल नंबर होता है ना, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ऐसे ही हम लोगों ने इनके रोल नंबर्स बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे। तो देखो बेटा ये याद करने सारे, जल्दी बता। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देख सीक्वेंस में चल रहा है, नहीं चल रहा है? अब देख इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं। अरे बेटा जितना एटॉमिक नंबर उतने ही आएंगे इलेक्ट्रॉन। देख एक एटम एक इलेक्ट्रॉन, 2 एटॉमिक नंबर 2 3 तो 3 4 तो 4 5 तो 5 6 तो 6 7 तो 7 और उतने ही इसमें चलते हैं प्रोटॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फलाना ढिमकाना। साहब बात समझ में आएगी नहीं? तो एटॉमिक नंबर एक तरीके से रोल नंबर समझ लो, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन फिक्स होते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल Z। आगे चलो, अब क्या करना है? अब निकालनी है तुम्हें वैलेंसी। देखो भैया वैलेंसी क्या होती है, ध्यान समझना वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। देखो बेटा वैलेंसी क्या कहती है? वैलेंसी ये कहती है कि दुनिया का हर आदमी ये चाहता है या तो वो पूरी तरह से अमीर हो जाए या फिर पूरी तरह से क्या हो जाए? गरीब हो जाए। बेटा बीच की जिंदगी लेके कोई फायदा नहीं है। पता चला हम गए थे शोरूम में पसंद आई हमें कोई बढ़िया सी गाड़ी, मान लो हम गए शोरूम और हमें पसंद आ रही है स्कॉर्पियो और देख कर आए पसंद आई स्कॉर्पियो है यार। एक तो मैंने कहावत किससे, देखो 2 मिनट, तो मान लो हम शोरूम गए और शोरूम जाने के बाद हम देख कर आए कौन सी? देख कर आए स्कॉर्पियो, पसंद आई हमें ब्रीजा और लेकर आए हम ऑल्टो। समझ में आया? तो ये बात याद रखना बेटा। तो दुनिया का हर आदमी ये चाहता है या तो वो पूरी तरह से अमीर हो जाए या पूरी तरह से गरीब हो जाए, जीरो हो जाए। दूसरा बेटा लेने पर साइन आएगा माइनस और देने पर साइन आएगा प्लस। आ जाओ वैलेंसी शुरू करते हैं। देखो बेटा वैलेंसी, सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1, सीक्वेंस नंबर 1। चलो यहां लिखो KLMN। चलो इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 2 8 8 18 इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं। जल्दी बता, एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो यहां लिखा 1। अब एक बात बता मेरे भाई जल्दी बता, अरे 2 करने के लिए क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और 0 करने के लिए क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो छोड़ने पे प्लस और लेने पे माइनस। तो हाइड्रोजन की 2 वैलेंसी निकल कर आई, +1 और -1। अगला समझ, मान लो मेरे पास है कार्बन का सीक्वेंस नंबर है 6। चलो 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। KLMN 2 8 8 18 इतने आते हैं। चलो 6 भरो, 2 और 4। जल्दी बता नन्ही जान, 8 करने के लिए क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन लेगा और साइन आएगा माइनस का। छोड़ने पे क्या करेगा? प्लस साइन आएगा और 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो कार्बन की 2 वैलेंसी निकल कर आई, +4 और -4। आगे देखो नेक्स्ट देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। चल 11 इलेक्ट्रॉन भरा, 2 8 1। बेटा रूल ये रहेगा कि जब तक पहले वाला पूरा ना बढ़ जाए आप आगे जंप नहीं कर सकते। तो यहां पे 1। अब एक बात आता, 8 करने इसको, तो 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 7 लेगा माइनस। सोडियम के पास कितने हैं? सोडियम के पास है 1, तो ये छोड़ेगा तभी तो 0 हो जाएगा। तो यहां आ गया +1। अब एक बात बताओ बेटा, 1 छोड़ना आसान है या 7 लेने आसान है? तो 1 छोड़ना आसान है, तो सोडियम की वैलेंसी हो गई +1। अगला देखो, मान लो यहां पे है एल्यूमिनियम के कितने इलेक्ट्रॉन है? 13। चलो 13 भरो, 2 8 8 18 2 8 3। जल्दी बता, 8 करने के लिए कितने लेगा? 5 लेगा। और 0 करने के लिए कितने छोड़ेगा? 3 छोड़ेगा। एक बात बता, 5 लेना आसान है या 3 छोड़ना? तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी आ गई +3। बात समझ में आई? ये कुछ क्वेश्चंस हैं। एक और देख लो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। चलो बताओ यहाँ पे 2 8 8 18 KLMN। जब तक पूरा ना बढ़ जाए आगे जंप नहीं करना। 2 और 6। जल्दी बता, 8 करने के लिए कितने लेगा? 2 लेगा। 0 करने के लिए कितने छोड़ेगा? 6 छोड़ेगा। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी निकल कर आई -2। ये बाकी कुछ सवाल हैं, इन सवालों को खुद लगाना और कमेंट सेक्शन में आंसर करना कि कैसे कैसे होने वाले हैं। बस 2 मिनट और चैप्टर खत्म। अब देखो वैलेंस शेल क्या होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक बार में समझा देता हूं, ध्यान समझना। मान लो बेटा कि मेरे पास है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। KLM, जल्दी बता, 2 8 8 18 इतने इलेक्ट्रॉन भरने हमने भरे सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन। 2 8 1 8 और 2 10 10 और 1 11। जल्दी बताओ, क्या ये बाहर वाला शेल है?
इसको बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या ये m शेल वैलेंस शेल हो गया? अरे इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। समझो हमें 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 यहां आ गए, 8 यहां आ गए और 1 यहां आ गया। कौन से वाले में आया? m में आया कि नहीं आया? तो इसको बोलेंगे बेटा वैलेंस शेल। तो m शेल हो गया वैलेंस शेल। क्या इसमें एक इलेक्ट्रॉन है? इसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कहानी खत्म यार। आ जाओ 1-2 सवाल और करो। चलो देखो देखो देखो, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के 13 इलेक्ट्रॉन, 2 8 3, सही है ना? 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 13। जल्दी बताओ, m शेल में आया तो m शेल क्या हो गया? m शेल हो गया तुम्हारा वैलेंस शेल। जल्दी बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए? 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आया वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन? बस खत्म खत्म। अब देखो मास नंबर क्या होता है बेटा। मास नंबर कैसे निकालते हैं? मास का मतलब किसी भी एटम का वजन कैसे निकालते हैं, उसके सिंपल तरीका है मास निकालने का, आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कर दो। तो जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिखे उनका सम कर दो। क्यों? क्योंकि एटम का पूरा वजन कहां होता है? अरे सेंटर में होता है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन कर दो, आपको इस एटम का मास मिल जाएगा, वजन मिल जाएगा। चलो देखो भैया कैसे करना है। यहां पे लिखे हुए हैं बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहां लिखे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, मास निकालना है हाइड्रोजन का। चलो यहां क्या है 1 और यहां कुछ भी नहीं है तो 0। जल्दी बता 1 + 0 कितना हुआ? 1 + 0 कितना हुआ? 1। तो हाइड्रोजन का मास हुआ 1। जल्दी बता हीलियम का कैसे निकालेंगे? 2 + 2 4। लिथियम का कैसे निकालेंगे? 3 4 12, सॉरी 3 4 7। जल्दी बताओ बेरिलियम का कैसे निकालेंगे? 4 + 5 9। तो हमें कुछ नहीं करना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते चले जाओ। आप यहां से सीधा सीधा किसी भी का ही मास निकाल दो। चलो कार्बन का बताओ, 6 + 6, तो कार्बन का मास आया 12। चलो एक काम करो, ऑक्सीजन का बताओ, 8 और 8 कितना आया ऑक्सीजन का? 16। तो ऐसे करके हम सभी का मास निकाल सकते हैं बाय जस्ट काउंटिंग दीस नंबर्स। ठीक है, कैलकुलेटिंग दीस नंबर। चलो अब देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है भैया। रिप्रेजेंटेशन का सिंपल एक तरीका है बेटा, कैसे करना है। कोई भी एलिमेंट अगर रिप्रेजेंट करना है हमें तो उसके लिए सिंबल किया जाता है यूज x। अब क्या है, नीचे लिखा जाएगा एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखा जाएगा उसका मास नंबर। सिंपल कहानी। जैसे मान लो मुझे कार्बन लिखना है, जल्दी बता बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इसका मास नंबर कितना आया? 12। तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? नीचे लिखेंगे 6 और ऊपर लिखेंगे 12। कहानी खत्म। मान लो हीलियम है, हीलियम लिखा, He लिखा, जो भी एलिमेंट निकालना है उसका एटॉमिक नंबर हो गया 2, मास नंबर हो गया 4। कितना आसान है कि नहीं है? कहानी समझ में आई? समझ में आया? बस खत्म। 1 मिनट और। अब देखो आइसोबार क्या होता है। आइसोबार बेटा पेपर में बहुत आता है। देखो आइसोबार का मतलब क्या होता है? दोज एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर। मतलब इनका मास नंबर देख, आर्गन का 40, पोटेशियम का भी 40 और देख कैल्शियम का भी 40, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर देखो क्या सबका अलग अलग है। आर्गन का देखो, ये पोटेशियम का देखो, ये कैल्शियम का देखो। तो वो एलिमेंट जिनका मास नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा, पर एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। इनको बोलते हैं आइसोबार। आइसोबार ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू न्यूट्रॉन्स, ड्यू टू न्यूट्रॉन्स। तो इनका न्यूट्रॉन की वजह से ऐसा हुआ था। अगला देखो आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप में क्या होता है बेटा? यहां पे जो मास नंबर है वो अलग रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? सेम। हाइड्रोजन 3 रूप में पाया जाता है। आज से पहले सोचते हाइड्रोजन एक ही रूप में मिलता है, नहीं बेटा ये 3 अलग अलग रूप में मिलता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। लिखा नहीं गया, बस देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। यहां देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। यहां देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। क्या सबका एटॉमिक नंबर सेम है? पर देखो मास नंबर यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 1 है। तो जब सारे एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहेगा, मास नंबर डिफरेंट रहेगा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं आइसोटोप्स। अगला देखो, और आई थिंक ये लास्ट हो गया। अब क्या है? एप्लीकेशन है कि भैया आइसोटोप को हम कहां का यूज करते हैं। तो बेटा दवाइयों में यूज करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में यूज करते हैं और एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी में, कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, थायराइड डिजीज में यूज करते हैं, बहुत सारी जगह में इनको यूज करते हैं। अब देखो लास्ट क्या है हमारा? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास का मतलब क्या है बेटा? हमें यह पता था कि जो एटम का जो मास है या तो वो 16 होगा या 12 होगा या 40 होगा या 20 होगा, ऐसे होगा। लेकिन कभी हमने ऐसा नहीं सोचा था कि किसी भी एटम का मास ऐसे होगा 35.5। ये मास किसका है बेटा? ये मास है क्लोरीन का। तो ये पेपर में सवाल आता है कि क्लोरीन का मास 35.5 कैसे हुआ, जबकि होना तो होल नंबर में चाहिए था, 0 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए था। तो देखो ऐसा क्यों हुआ। अब जो क्लोरीन है ना बेटा, ये जो क्लोरीन है ये हमें 2 फॉर्म में पाया जाता है।
क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। जो क्लोरीन 35 है वो नेचर के अंदर 75% मात्रा में फैला हुआ है और जो क्लोरीन 37 है वो केवल 25% मात्रा में फैला हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इनका एवरेज निकालते हैं। मतलब एक क्लोरीन है, ये 35 है, ये 37 है। तो आओ इनका एवरेज कैलकुलेट करते हैं कि भाई एवरेज क्या आएगा। तो देखो बच्चों, एवरेज कैसे निकालते हैं। मैंने क्या निकाला, 35 का 75%, तो 75 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 100। 37 का 25%, तो 37 इंटू 25% डिवाइड बाय 100। इनको सॉल्व करोगे तो आएगा 26.25, इनको सॉल्व करोगे तो आएगा 9.25 और यहां से निकल कर आएगा इनका एवरेज एटॉमिक मास 35.5। तो हम लोगों ने बस इसी तरीके से क्लोरीन का मास कैलकुलेट किया था और ये वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। अब भैया यहां पे हमारा फाइनली चैप्टर हो गया खत्म। बेटा अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वाले चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊं, बहुत सारी चीजें समझाऊं और भी बहुत सारी धीरे धीरे कराऊं, तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे बेटा। लेकिन पूरा चैप्टर के सवाल एक एक सवाल कराऊंगा। अब मैं यहां पे विदा लूंगा। अब आप अच्छे से पढ़िएगा और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। चलो बच्चों, ध्यान रखना अपना। अब मिलूंगा अगले लेक्चर में इसी समय इसी शाम। चलो बाय बाय।